हमारे चारों तरफ या हमारे घर में, परिवार में एक समस्या सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, जिसमें हाई बीपी की समस्या है। आज अगर हम देखें तो ये हाई बीपी की समस्या किसी उम्र तक सीमित नहीं है, यानी कि किसी बुजुर्ग को ही हाई बीपी होगा, किसी काम धंधे वाले को ही हाई बीपी होगा, किसी को व्यापार करने वाले को हाई बीपी होगा, किसी नौकरी पेशे वाले को ही हाई बीपी होगा। आज ये समस्या छोटे छोटे बच्चों में भी हो रही है। हमारे पास एक पेशेंट आए जिसकी उम्र केवल 13-14 साल का बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा है। हाई बीपी की वजह से उसे पैरालिसिस हो गया, है ना, यानी क्लॉटिंग की वजह से नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ? हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस हो गया। यानी कि छोटे छोटे बच्चों में, 13-14 साल के बच्चों में भी हाई बीपी की समस्या देखी जा रही है। उसके कारण हैं, जब हम इन कारणों को ध्यान में रखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उस बच्चे का भी कारण समझ आएगा, जो बच्चा हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, पैरालिसिस के लिए आया। हमारे पास कुछ सालों पहले एक न्यूरोथेरेपिस्ट सीख रही थी, उसके भाई को पैरालिसिस हो गया। एक फीमेल थी, तो वो सीखने आती थी और अचानक से उसके भाई का बीपी हाई हुआ और उसको रात में पैरालिसिस हो गया। फिर ट्रीटमेंट वगैरह हमने बताया तो उसमें थोड़ा रिकवरी हुई, लेकिन आज 90% तो ठीक है। तो यानी कि बीपी की जो समस्या है वो आज किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके कारण क्या हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूरोथेरेपी क्या मदद करेगी, इसमें आज हम इस बात पर बातचीत करेंगे। और उससे पहले हमें समझना कि बीपी होता क्या है और ये बढ़ता क्यों है। बीपी क्या है? हमारे हार्ट के फंक्शन को बीपी कहा जाता है, यानी कि हार्ट के सिकुड़ने को और फैलने को ये बीपी का एक मापक है। ब्लड प्रेशर, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर कोई नेगेटिव वर्ड है, ब्लड प्रेशर एक पॉजिटिव वर्ड है और जो सभी के अंदर एक प्रेशर होना चाहिए। अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। एक प्रेशर की वजह से ही बॉडी के अंदर सर्कुलेशन घूम रहा है, लेकिन वो एक उचित प्रेशर होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो समस्या होगी, उससे ज़्यादा होगा तो भी समस्या होगी। अब ये जो नॉर्मल बीपी है, यानी कि नॉर्मल प्रेशर है, हम उसे कैसे देखेंगे? तो कितना हमारा नॉर्मल बीपी होता है? हमारा नीचे का बीपी कितना होगा? 80 होगा और ऊपर का बीपी 120 होगा। ये एक सामान्य तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि इतना ब्लड प्रेशर, यानी कि mmHg, है ना, इतना हमारा बीपी होना चाहिए। कि अगर ये हमारा बीपी नीचे का 80 के लगभग में है, लगभग में 80-85 हो सकता है, 80-75 हो सकता है, तो ये लगभग में 80 हमारा होना चाहिए। ऊपर 125 या 115 तक भी चल सकता है। तो लगभग में अगर हमारा इतना बीपी है तो हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ना तो हम हाई बीपी के शिकार हैं, ना ही लो बीपी के शिकार हैं। अब ये जो 120 और 80 है क्या, तो इसके प्रेशर को हम हार्ट के फंक्शन से समझते हैं। हमारा हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो इस सिकुड़ने से और फैलने से क्या होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है तो इसका जो इसके अंदर का ब्लड है वो एक झटके से निकलता है सिकुड़ने पर, और वो झटके से वो ब्लड निकलकर हमारे लंग्स के पास पहुंचता है और लंग्स उसको प्योर कर कर दोबारा हार्ट में भेज देता है। तो जब दोबारा हार्ट में भेजता है तो ये फैल रहा होता है, यानी कि जब ये सिकुड़ेगा तो इसमें से ब्लड जाएगा, जब ये फैलेगा तो इसके अंदर ब्लड आएगा, है ना। तो ये जो हार्ट के फंक्शन की जो प्रेशर है, कोई प्रेशर तो होगा ही ना, तभी ये फंक्शन कर रहा है। तो ये प्रेशर जो है कि हार्ट को कितना सिकुड़ना है और कितना फैलना है, इसी को मापने के लिए हम एक पैरामीटर का यूज करते हैं, mmHg का, यानी कि इसके फंक्शन को, इसके धड़कन को सुनने के लिए, समझने के लिए कितना प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो उसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, और उसके साथ में हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं। स्टेथोस्कोप को आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर कान के अंदर वो मशीन लगाते हैं, एक गोला सा होता है, उसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद एक ब्लैडर को बांध देते हैं। उस ब्लैडर को बांधने के बाद में वो एक मशीन है जिसके अंदर वो पंप करते हैं और प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो वो वहां पर हमें नाप कर ये बताता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, कि जब वो पंप ऊपर की तरफ जाता है उस मशीन के अंदर पारा भरा हुआ है,
मरकरी भरी हुई है। वो मरकरी क्या है, ऊपर की तरफ उठती है। जितना हमारा प्रेशर होगा तेज, उतना ऊपर की तरफ जाएगी। तो जैसे मरकरी धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, तो वहां पर उस कान में लगाने पर यहाँ की धड़कन हमारे को सुनाई देती है। यानी कि जब ये धड़कन सुनाई देती है तो मरकरी जिस लेवल पर होगी वो उसका ऊपर का बीपी होगा। ये 120 mm के ऊपर उसमें काउंटिंग लिखी होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, है ना। तो जब मरकरी नीचे की तरफ आती है, 150 से नीचे आती है तो आवाज नहीं है, लेकिन जैसे ये 120, 125 के पास आती है तो यहाँ से एक साउंड क्रिएट होता है कान के अंदर। तो डॉक्टर उस साउंड को सुनता है और आपको बताता है कि आपके ऊपर का बीपी इतना है। वो साउंड धीरे धीरे आकर लपडप 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 लप नीचे आते 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 वो साउंड खत्म हो जाता है। एक जीरो पे खत्म नहीं होता, वो खत्म होता है लगभग 70 से 80 के बीच में। तो जहां वो साउंड 80 या 70 के बीच में खत्म हो जाता है वो आपका नीचे का बीपी है। यानी कि जहां साउंड शुरू हुआ वो आपका ऊपर का बीपी, जहां साउंड खत्म हो गया वो आपका नीचे का बीपी। तो ये आपका ये बताएगा कि हार्ट की जो पंपिंग है वो कितने प्रेशर से काम कर रही है। ये भी हो सकता है हार्ट बहुत तेजी से काम करे। जब हार्ट बहुत तेजी से काम करेगा तो स्वाभाविक है कि जितना तेजी से काम करेगा उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो बढ़ जाएगा प्रेशर, तो ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को मापेगा। यानी कि उस समय पर जो आवाज आनी शुरू होगी वो लगभग आपके 130, 140, 150 के करीब में आ सकती है। यानी कि हार्ट अगर ठीक से काम कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो आपको बीपी हाई नहीं होगा। अगर हार्ट की फंक्शन बहुत ज्यादा है, उसे बार बार और बहुत तेजी से काम करना पड़ रहा है, तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। और हार्ट की फंक्शनिंग स्लो हो रही है, वो धीरे धीरे काम कर रहा है, उसकी मसल्स लूज हो रही है, उसका प्रेशर अब उसे जो सुकड़ना चाहिए था वो इतना सुकड़ना चाहिए था, अब वो केवल इतना ही सुकड़ पा रहा है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं लो बीपी का शिकार हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर हमारे हार्ट की फंक्शन को हम बीपी से नापते हैं। और बीपी एक तरीका है, एक मापक है कि आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है। तो सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम आने से पहले आपका बीपी गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो हाई बीपी और आपकी हार्ट की प्रॉब्लम का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। लो बीपी भी हार्ट की प्रॉब्लम के साथ कनेक्शन है, यानी कि आपकी हार्ट की मांसपेशियां लूज हो गई हैं, जिसकी वजह से आपका बीपी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। हार्ट की मांसपेशियां सख्त हो जाएंगी तो आपका बीपी हाई हो सकता है, हार्ट की मांसपेशियां लूज हो जाएंगी तो बीपी डाउन जा सकता है। तो बीपी का मतलब है कि आपका हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है ना। और फिर बाद में जाकर हाई बीपी की समस्याएं आपके हार्ट की बड़ी मेजर प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं, क्योंकि वो लगातार हाई बीपी बना रहेगा। हार्ट ने आपको एक सिग्नल दिया है, एक सिम्टम्स दिया है, एक आपको एक तरीका दिया है कि समझने के लिए कि हार्ट अब बीमार होना शुरू हो गया है। तो अगर आपका बीपी हाई है तो न केवल आपका बीपी हाई है, वो आपके हार्ट के फंक्शन को भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर गड़बड़ी आ रही है। तो ये आता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, तो हम इन कारणों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉज को लेकर। तो कॉज में सबसे पहले क्या है कि हमारे बहुत सारे कॉज हैं। इनमें से हमने देखा कि टेंशन, यानी कि लगातार अगर कोई भी व्यक्ति तनाव में रहता है, तनाव आज के लाइफस्टाइल का, आज के जीवन का एक हिस्सा बन गया है, तो तनाव की वजह से हाई बीपी होना स्वाभाविक है। तनाव और स्ट्रेस दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्ट्रेस का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से, चाहे वो आपको फाइनेंशियल तनाव हो सकता है, आपको फिजिकल तनाव हो सकता है, मेंटल तनाव हो सकता है, घर में तनाव हो सकता है, आस पड़ोस के कारण से तनाव हो सकता है, जॉब की वजह से तनाव हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर तनाव हो सकता है, पढ़ाई को लेकर तनाव हो सकता है, और तो और आपको जॉब को लेकर, स्टडी को लेकर, कैरियर को लेकर तनाव हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, किसी को अपने शरीर को लेकर ही तनाव है, मैं पतला हूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ता है, मेरा वजन बढ़ना चाहिए, मैं बहुत पतला सा दिखाई देता हूँ, लोग मुझे चिढ़ाते हैं,
और बहुत सारे लोगों को तनाव अपने मोटापा को लेकर भी है। तो ये तनाव के कारण अलग अलग हैं और हर स्तर पे इसका रूप भी अलग अलग है। एक स्टूडेंट के लिए तनाव का कारण अलग अलग हो सकते हैं, एक जॉब करने वाले के लिए अलग हो सकते हैं, एक गृहिणी यानी कि हाउस वाइफ के लिए अलग तनाव के कारण हो सकते हैं और एक बिजनेसमैन के लिए अलग कारण हो सकते हैं। घर में 24 घंटे रहने वाले दादा दादी को भी तनाव है, उनको अलग कारणों से तनाव हो सकते हैं। उनको किसी कमाने की चिंता नहीं है, उनको कहीं जाना नहीं है, लेकिन फिर भी घर में रहते रहते भी उनको तनाव है, तो उनके भी कारण अलग अलग हो सकते हैं। ये तनाव से क्या है कि हमारे जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट का फंक्शन का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और वो गड़बड़ क्यों होता है कि तनाव हमारे अंदर के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है कि हार्ट को जब सिकुड़ना चाहिए तो वो सिकुड़ता है, जब फैलना चाहिए तो फैलता है। तो इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है जिसको हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी केवल हार्ट को सिकुड़ना ही नहीं है, उसको समय आने पर फैलना भी है। अगर केवल हार्ट सिकुड़ता ही रहे तो भी काम नहीं चलेगा, हार्ट केवल फैला ही रह जाए तो भी काम नहीं चलेगा। तो सिकुड़ने और फैलने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम, जिसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, एएनएस कहते हैं, उस एएनएस के अंदर दो अलग अलग सिस्टम हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, जिनको हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें एक सिस्टम इसको सिकुड़ने के लिए मदद करता है तो दूसरा इसको फैलाने में मदद करता है। पहला इसे सिकुड़ने में मदद करता है तो दूसरा इसे फैलाने में मदद करता है। तो आपके तनाव के कारण इनका कॉम्बिनेशन, इनका कोऑर्डिनेशन, इनका एक दूसरे के साथ काम करना गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर स्ट्रेस में है, तनाव में है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और वो तनाव कहीं ना कहीं आपके हार्ट पर भी पड़ता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का काम ना करने की वजह से भी आपको हाई बीपी हो सकता है और इसमें तनाव पैदा हो जाता है। लाइफ स्टाइल, आपके रहन सहन, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके का विचार है आपके मन में, किस तरीके के थॉट्स आपके मन में आते हैं, ये भी आपके हाई बीपी का कारण हो सकता है। जो लोग देर रात तक सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, वो निश्चित तौर पर हाई बीपी के शिकार होंगे ही होंगे। अगर लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो वो बीपी के शिकार होंगे ही होंगे। अगर आप लेथार्जिक जीवन जीते हैं, आलस्यपूर्ण जीवन जीते हैं, आपको काम करना पसंद नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटीज से बचते हैं, तो भी आप बीपी के शिकार हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल भी आपके बीपी का कारण बन सकती है। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा कि आपका जो ब्लड है जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता साफ होना चाहिए। जब भी हम कहीं जाएं तो अगर हमें स्मूथ रोड मिल रही है, बिल्कुल साफ सुथरी रोड मिल रही है, ट्रैफिक नहीं है, तो आपको भी चलने में मजा आएगा, आपको भी गाड़ी चलाने में मजा आता है, आपको भी एक आनंद का अनुभव होता है। और वहीं पर गड्ढे हो, वहीं पर कहीं पानी भरा हुआ हो, कहीं पर उबड़ खाबड़ हो, कहीं पर रोड़ा पत्थरी हो, कहीं पर पत्थर पड़े हो, तो आपका दिमाग स्ट्रेस हो जाएगा। कितना गड्ढे वड्ढे हैं, आप कोशिश ही नहीं करेंगे कि दोबारा उस रास्ते से जाने की। आप कोशिश करेंगे यार मुझे दोबारा जाना ही नहीं है इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ तो जिंदगी खराब है। ऐसा ही कुछ हमारे ब्लड के साथ होता है। जब जो ब्लड हमारे आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर घूम रहा है, अगर वेन्स बिल्कुल स्मूथ है, उनमें कोई भी कचरा नहीं है, तो आपके ब्लड को भी घूमने में मजा आता है, वो इरिटेट नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी आर्टरीज में कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ जगह बन गई है, आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जमा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं पतली हो गई है, कहीं मोटी हो गई है, कहीं फूल गई है, कभी श्रिंक हो गई है, कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है और वो तनाव में आ जाता है। और यह आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपका LDL अगर बढ़ता है तो वो भी आपका हाई बीपी का कारण बनता है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल भी आपके बीपी का कारण बन जाएगा। टॉक्सिन्स का जमा होना, बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं।
बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारियां आ रही हैं, हमारा किडनी खराब हो रही है, हमारा लंग्स खराब हो रहा है, हमारा लिवर खराब हो रहा है, हमारे पेट की समस्याएं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर भी बढ़ते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर ये घूमते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, ये सब ब्लड को अपने साथ लेकर घूमने पड़ते हैं। तो इसके अंदर घूमने से कारण से भी यानी कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होते चले जा रहे हैं, तो ये हाई बीपी का कारण बनता है, यानी कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। एक्सेस सॉल्ट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा नमकीन खाना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाई बीपी का कारण आपके सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, पानी को खींच के रखता है, और जब पानी आपकी बॉडी के अंदर रुकेगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा, तो आपका शरीर फूल जाएगा, आपका शरीर का वेट बढ़ जाएगा, पानी शरीर के अंदर रुकना शुरू हो जाएगा और यूरिन आना बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा नमकीन चीज़ें, ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाने से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। तो हमारे भोजन में नेचुरली भगवान ने जितना भी आपको सोडियम चाहिए वो पहले से ही ऐड ऑन करके दिया हुआ है, तो हमें 19-20 हम खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम नमकीन या मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं या तला हुआ खाते हैं तो वो भी आपका हाई बीपी का कारण बन सकता है। एल्कलोसिस, क्योंकि हाई बीपी क्या है, अल्कलोसिस की डिजीज है, यानी कि जब आपकी बॉडी का नेचर अल्कलाइन हो जाता है तो आपको हाई बीपी एक सिम्टम्स के रूप में आ जाता है। अल्कलाइन का मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइन बढ़ता है, यानी कि आपकी राइट किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, आपका राइट लंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस समय पर आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइन की मात्रा बढ़ती है। अल्कलाइन की मात्रा तब भी बढ़ती है जब आपका पेट खराब है, जब आपको अनडाइजेस्टेड फूड आता है, यानी कि जब आपके मोशन में अनपचा खाना आना शुरू होता है, तो ये भी अल्कलाइन के रूप में आ जाता है। या आपका जो गलत टाइमिंग का, यानी पानी का इंटेक तो कर रहे हैं लेकिन उसका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो भी वो अल्कलाइन का कारण बन सकता है। तो अल्कलाइन की वजह से, क्योंकि बॉडी का नेचर अल्कलाइन चला गया है, तो आपकी आर्टरी सख्त होने लग जाती हैं, उसमें कड़कपन आ जाता है, और कहीं ना कहीं वही कारण बन जाता है जैसे कोलेस्ट्रॉल है। तो अल्कलाइन की बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ सकती है, और आपकी आर्टरीज और वेन्स में भी स्टिफनेस आती है, जो कि आपके हाई बीपी का कारण बन जाती है। हार्ट प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि हाई बीपी के साथ साथ आपके हार्ट का कनेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। अगर हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो आपको हाई बीपी आएगा ही आएगा, क्योंकि हम हाई बीपी का मतलब हार्ट के फंक्शन को ही समझें। हाई बीपी का मतलब हार्ट का फंक्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो हार्ट की वजह से हाई बीपी आना स्वाभाविक है। तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो बीपी हाई हो सकता है। किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, हमारे शरीर को कि ब्लड को छानने का काम करती है, यानी कि आपकी ब्लड के अंदर से टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकले, ये किडनी का रोल है। तो किडनी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर किडनी बीमार है, किडनी अगर ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है, तो वो सारा का सारा कचरा कहाँ रह जाएगा, आपके ब्लड के अंदर ही रह जाएगा। तो किडनी का खराब होना, किडनी का फंक्शन ना करना, किडनी फिल्टर ना करना आपके हाई बीपी का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर आपका किडनी, अगर किसी को डायलिसिस चल रहा है, किसी को कुछ दिक्कतें चल रही हैं, किसी को किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, तो यूरिन पास आउट ना होने की वजह से भी आपको हाई बीपी का कारण बन जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे कारण, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज में जब आप पूरे दिन भर काम कर कर थक जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो बॉडी के पूरे जॉइंट की, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी मांसपेशियां हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए आपकी एक्सरसाइज एक रिचार्ज का काम करती है।
यानी कि जब आप सुबह आधे से पौन घंटे आप अपने शरीर की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर पूरे दिन के लिए तैयार हो जाता है, वो रिचार्ज हो जाता है और उसके माध्यम से आपका ना तो आपको बीपी की समस्या होगी और ना ही केवल कोई दूसरी समस्या होगी। तो आपके लैक ऑफ एक्सरसाइज में आपकी मसल्स को मूवमेंट नहीं मिलती है, यानी कि आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से फिर घर आते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर नहा धोकर फिर तैयार होते हैं, फिर नाश्ता कर, तो ये एक लाइफ स्टाइल फिक्स हो गई। इसमें आपके शरीर की मूवमेंट नहीं हो रही, उसमें आपके शरीर की मांसपेशियों की मूवमेंट नहीं होती, आपके जॉइंटों की मूवमेंट नहीं हो रही, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी कहीं ना कहीं आप बीपी के शिकार धीरे धीरे कर चले हो जाते हैं। यानी कि आज इन सब में से कोई ना कोई एक कारण आपके साथ जुड़ सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति हाई बीपी का शिकार है, यानी कि उसे हाई बीपी हो चुका है। इसके सिम्टम्स के तौर पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या आपको महसूस होगा, तो हाई बीपी के पेशेंट को बेचैनी और चक्कर की शिकायत रह सकती है। यानी कि अगर आपको बेचैनी है, घबराहट होती है, सांस फूलने लग जाती है, आपको चक्कर की फीलिंग है, आपको वो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अंदर से एक घबराहट है, तो ये आपका हाई बीपी का कारण हो सकता है। यानी कि ये सिम्टम्स बीपी का है। हेडेक है, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, बार बार सिर में भारीपन आता है, काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है आंख बंद करके लेटे रहूं, तो ये आपके हाई बीपी का कारण हो सकता है। चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको चेस्ट में भारीपन हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है। आप हार्ट के ऊपर हाथ रखकर देखेंगे तो ये हार्ट बीट पहले से तेज होगी, है ना। वैसे तो इसको कहा जाता है कि 1 मिनट में 70 से 72 बार होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी 100 पार हो जाती है जब आपका हाई बीपी होगा। तो ये भी आपको हो सकती है चेस्ट पेन, और आपको हार्ट बीट भी बढ़ सकती है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं लोग, हाई बीपी वाले पेशेंट शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तुरंत रिएक्शन करते हैं, तुरंत अपने गुस्सा दिखाते हैं, तुरंत उनको गुस्सा जल्दी आता है, तुरंत चिड़चिड़ेपन होते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिलैक्स करने वाला पैरासिम्पैथेटिक आपका स्लो डाउन हो जाता है, उस पर काम नहीं करता है। आपकी सहन शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। आपको छोटी छोटी बातों पर ना, जिन बातों पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। घर में गुस्सा करते हैं, बाहर गुस्सा करते हैं, और दूसरे के अंदर उन्हें हमेशा नेगेटिविटी ही नज़र आती है, यानी कि दूसरों के अंदर उन्हें कमियां ही नज़र आती हैं। तो ये आपके शॉर्ट टेम्पर्ड में ये हाई बीपी का सिम्टम्स हो सकता है। स्वेलिंग हो सकती है, वाटर रिटेंशन है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, सॉल्ट बढ़ता जा रहा है, सोडियम का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो पानी आपके शरीर के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है, और ये आपका बॉडी के अंदर जहां आप दबाएंगे वहीं आपके अंगूठे का निशान हो जाता है। आप काफ मसल्स पर दबाते हैं, वहां गड्ढा पड़ जाता है, कहीं भी आप दबाते हैं और वहां गड्ढा पड़ जाता है, इसका मतलब वहां पर आपको वाटर रिटेंशन है। नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है। ऐसे लोग जो हाई बीपी के शिकार हैं या हाई बीपी के हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, उनको राइट डिसीजन नहीं ले पाते, क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, उनको समझ नहीं आता, वो डिलेमा में रहते हैं कि क्या सही है क्या नहीं करना है। तो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, जहां एक सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। ऐसे हाई बीपी के पेशेंट या जिनको हाई बीपी की समस्या है, उनका नर्वस सिस्टम भी ब्रेकडाउन हो जाता है, वो जल्दी जल्दी चीज़ों में जल्दबाजी भी करते हैं। हाई बीपी, ऐसे पेशेंट जब ये सिम्टम्स आते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमने यहाँ पर देखा था कि इससे 5 पॉइंट ऊपर या नीचे हमारा बीपी होना चाहिए, वहाँ पर यही आपका 20 से 25 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाता है। 20 से 25 पॉइंट में ये आपका 150 तक जा सकता है, और ये आपका 20 से 25 पॉइंट में आपका 110 तक जा सकता है, 120 तक जा सकता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि 120 नीचे का बीपी और ऊपर का 170 बीपी, तो 170 और 120, यानी कि हार्ट को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी, तब जाकर ये बीपी इतने हाई लेवल में पहुंच जाता है। यानी कि आपका बीपी ये बता देता है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये मेंटल लेवल पर हो सकता है, फिजिकल लेवल पर हो सकता है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर नापने पर वो 101% हाई ही आएगा जब आपका हाई ब्लड प्रेशर है। नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, आंख बंद करने
करने की कोशिश करेंगे, सोने की कोशिश करेंगे, आपको अलग सी फीलिंग होगी, कभी घबराहट होगी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, रेस्टलेस हो सकते हैं। एक आपको लेटने पर जो थकान के बाद सोने पर एक आराम आना चाहिए वो आपको नहीं होगा, और सोने के उठने के बावजूद आपने सो लिए हैं और उठते हैं तो एक एनर्जी फील होनी चाहिए, वो एनर्जी आपको फील नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इतने घंटे सोने के बावजूद आप अभी भी शरीर में या सिर में भारीपन है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके साथ है तो निश्चित तौर पर हमें अपना बीपी चेक कराने की जरूरत है, और वो चेक कराने के बाद में अगर बीपी है तो उसके कारण को ध्यान में रखने की जरूरत है और कारण के ऊपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। न्यूरोथेरेपी आपके कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट देती है। तो हम बात कर रहे हैं अब न्यूरोथेरेपी को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो हम हाई बीपी के दौरान यूज करते हैं। न्यूरोथेरेपी के पास आपके बीपी के समस्या का लगभग 99% रिजल्ट है, यानी कि आपका ऊपर का बीपी हाई है तो इसके लिए ट्रीटमेंट है, आपका नीचे का बीपी हाई है इसके लिए ट्रीटमेंट है, आपके दोनों हाई हैं इसके लिए ट्रीटमेंट है, आपका स्ट्रेस की वजह से हाई है उसके लिए ट्रीटमेंट है, किडनी की वजह से हाई है उसके लिए ट्रीटमेंट है। तो इन सब, जैसे अगर मैं बात करूं, जी हैपरिन हमारा एक फॉर्मूला है। जी हैपरिन फॉर्मूला, आप बीपी आपका ऊपर का और नीचे का दोनों बढ़े हुए हैं तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आपके दोनों बीपी बढ़े हुए हैं, ये 150 है ये आपका 100 है, तो हमें जी हैपरिन देने की आवश्यकता है। अगर केवल आपका ऊपर का बढ़ा हुआ है नीचे का ठीक है, तो ऊपर का बीपी बढ़ा हुआ है तो हम क्या देते हैं, 30 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। यानी 30 मेडुला आपके ऊपर के बीपी को ठीक करता है, पी हैपरिन फॉर्मूला आपके नीचे के बीपी को ठीक करता है। अगर दोनों बढ़े हुए हैं तो 30 मेडुला प्लस पी हैपरिन यानी कि जी हैपरिन फॉर्मूला हम देते हैं। तो हमारा ऊपर के बीपी का भी ट्रीटमेंट है, नीचे के बीपी का भी ट्रीटमेंट है, दोनों बढ़े हुए हैं तो दोनों का ट्रीटमेंट है। और इसी प्रकार हमारा एक और ट्रीटमेंट है जो कोल्ड ट्रीटमेंट है। कोल्ड ट्रीटमेंट, अगर डाइजेशन की वजह से आपका बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को कुछ खाने के बाद में एकदम डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, बेचैनी होने लग जाती है, छाती में जलन होने लग जाती है, गैस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद में बेचैनी और बीपी हाई हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारे पास कोल्ड ट्रीटमेंट है। बहुत सारे लोगों को, 90% लोगों को रात को अगर बीपी हाई है तो रात में उनको तला हुआ, भुना हुआ, ओवर ईटिंग करने से जो बीपी बढ़ा है वो हमारे कोल्ड ट्रीटमेंट से ही ठीक होगा। किडनी टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पा रही है, बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकल रहे हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हम किडनी क्लियर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेसफुल हो गई है, यानी कि हैप्पीनेस वाले हार्मोन नहीं बन रहे हैं, सैड हार्मोन्स बन रहे हैं, तो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम, आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को ठीक करने का काम हमारा हैप्पीनेस फॉर्मूला करता है। यानी कि हैप्पीनेस फॉर्मूले के माध्यम से हम बॉडी को इंटरनल लेवल पर रिलैक्स करते हैं, हम बॉडी के अंदर की खुशी को लेकर आते हैं, तो वहां पर हम हैप्पीनेस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर हम बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा बढ़ी हुई है, बॉडी का नेचर अल्कलाइन है, आपकी बॉडी में अल्कलाइन, यानी कि हम बॉडी में डायग्नोज करना जानते हैं, आपकी राइट साइड के ऑर्गन्स में पेन ज़्यादा है, राइट फोर फिंगर में पेन ज़्यादा है, आपको राइट चेस्ट में पेन ज़्यादा है, बैक में राइट में पेन ज़्यादा है, राइट किडनी पेन कर रही है, आपको अल्कलाइन पॉइंट में दर्द है, फ्लूइड पॉइंट में दर्द है, यानी कि बॉडी का नेचर अल्कलाइन हो गया है। और उस अल्कलाइन नेचर के लिए हम क्या करते हैं, अल्कलाइन हैपरिन ट्रीटमेंट भी देते हैं, और अल्कलाइन ट्रीटमेंट जिसको राइट साइड ट्रीटमेंट कहते हैं उसको भी इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल फॉर्मूला है या हमारा न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला है। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूले से हम बॉडी के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर या नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है, जिसमें सेरोटोनिन है, एसिटिलकोलिन है, गावा है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी हम काम करते हैं, जो कि हमारा
न्यूरोट्रांसमीटर फार्मूला है। इसके अलावा भी हमारे पास जैसे और भी फार्मूलेज हैं जिसमें पी हेपरिन है, कार्डियक ट्रीटमेंट है, हार्ट की वजह से होने वाला बीपी यानी कि हार्ट की गड़बड़ी से आने वाले बीपी के लिए हम एंजाइना फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, कार्डियक ट्रीटमेंट फार्मूला यूज करते हैं जो हार्ट के फंक्शन को, हार्ट के फंक्शनिंग को यानी कि उसके कार्य की क्षमता को नॉर्मल बनाकर रखता है। तो इस तरीके से बीपी चाहे किसी भी उम्र में हो, बच्चे को हो, बड़े को हो, बुजुर्ग को हो या लाइफस्टाइल की वजह से हो, उसमें 3 ही चीज़ें रोल अदा करती हैं। पहला आपकी डाइट है, तो डाइट में आपको बताया कि बहुत ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ज़्यादा नमकीन या आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टी भोजन नहीं करना है। दूसरा, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर की एक्सरसाइज होनी चाहिए, पूरे शरीर की एक मूवमेंट होनी चाहिए, हर जॉइंट की एक्सरसाइज होनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने चाहिए। तो डाइट और एक्सरसाइज और फिर ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट जो आपको फायदा ज़्यादा दे, नुकसान कम करे, यानी कि जिसके अपने साइड इफेक्ट ना हो, नेचुरल ट्रीटमेंट्स हो, नेचुरल तरीके से हो, यानी कि हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से ठीक हो। तो ट्रीटमेंट के तौर पे चाहे वो न्यूरोथेरेपी हो सकती है, नेचुरोपैथी हो सकती है, एक्यूप्रेशर हो सकता है, एक्यूपंक्चर हो सकता है, मर्मा थेरेपी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं आजकल जो आपकी बॉडी को बिना साइड इफेक्ट से लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी जिसमें से हमारा मेन है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करते हैं जो हाई बीपी के कारण को ठीक करने में मदद करते हैं। तो डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट आपके हाई बीपी को ठीक कर सकते हैं। डेली रूटीन में अगर हम इनका अभ्यास करें तो धीरे धीरे कर हम हाई बीपी के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और ये माना जाता है कि 80% हाई बीपी का पेशेंट कंडीशनल है, यानी कि जिसको ठीक किया जा सकता है। केवल 20% ऐसे हाई बीपी के पेशेंट होते हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता है। यानी कि जितने भी हमारे हाई बीपी के पेशेंट हैं उसमें से 80% वो हैं जिनको ठीक किया जा सकता है अगर प्रॉपर तरीके से उनके साथ डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट का रोल यानी कि ये रूल हम पूरा करें तो 80% हाई बीपी के पेशेंट अपनी मेडिसिन को छोड़ सकते हैं।